हेलो ट्वेल्थ क्लास, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है गोपाल शर्मा क्लासेस। बच्चों, आज जो हम करेंगे जो नया चैप्टर है सबसे, वो है क्लास 12 से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक की कहानी इसके अंदर कवर की जाएगी। बच्चों, जितने भी लास्ट पिछले 5 सालों तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई एनसीईआरटी के, और जो चैप्टर के अंदर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी का एक तरह से निचोड़ पूरा टॉप 100 क्वेश्चन की एक सीरीज बनाई गई है, और एग्जाम में से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल शर्मा क्लासेस। लेट स्टार्ट। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि महाभारत का निर्माण किस तरह से हुआ और किस तरह से इसका विकास हुआ। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत नामक ग्रंथ में स्टार्टिंग में सबसे आरंभ में मात्र 8800 श्लोक थे, परंतु आगे चलकर ये 24,000 हो गए और धीरे धीरे ये अब इस समय लगभग 1 लाख के करीब है। महाभारत एक ऐसा विशाल महाकाव्य है जिसमें वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोक से भी अधिक श्लोक हैं। और बच्चों ये इसकी स्टोरी क्या है, कौन इसका रचयिता था और कैसे इसका विकास होता गया, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में। और बढ़ते हैं आगे। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि महाभारत का निर्माण कब से कब तक हुआ, मतलब इस ग्रंथ को निर्माण करने में कितना समय लगा। तो इसका जो आंसर है, महाभारत में विभिन्न सामाजिक श्रेणी व परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक। कहने का मतलब महाभारत को लिखना इतना आसान नहीं था, ये काफी बड़े पीरियड के अंदर में लिखा गया और किसी एक इंसान ने इसे नहीं लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एक इंसान ने इस महाभारत को कवर नहीं किया है और इसे बनाने में लगभग 1000 वर्ष तक का समय लगा। और बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब और किसने किया। इस परियोजना की शुरुआत कब और कैसे हुई। समालोचनात्मक संस्करण का मतलब इसके जो एडिशन जो बनते हैं वो कब शुरुआत हुई। तो इसका आंसर है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध विद्वान वीएस सुखतांकर के नेतृत्व में इस परियोजना की शुरुआत की गई। और बढ़ते हैं आगे। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि महाभारत के निर्माण के लिए किन किन ग्रंथों का अध्ययन किया गया, किन किन ग्रंथों और पांडुलिपियों का अध्ययन किया गया। तो इसका आंसर है, महाभारत निर्माण के लिए सबसे पहले संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया गया। उसके बाद समूचे उपमहाद्वीप में भी उत्तर में कश्मीर, नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को आई। मतलब सभी जगह के उत्तर कश्मीर, नेपाल, केरल, तमिलनाडु, मतलब सभी साइड के ग्रंथों को स्टडी करने के बाद जो सबों में सिमिलैरिटी देखने को आई, उन्हीं सबों को रिसर्च करके एक तरह से पूरा संस्करण मतलब एडिशन तैयार किया गया। और इसी को बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आता था कि महाभारत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मतलब इसका क्यों इसे सबसे बड़ा ग्रंथ और महान ग्रंथ, क्यों इसे सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। तो बच्चों इसका आंसर है, महाभारत जैसे सभी ग्रंथों से परंपरा, विचार, युद्ध, मित्रता आदि का चित्रण मिलता है जिन्हें ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में लिखा। मतलब महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर अच्छे विचार और अच्छी परंपरा, युद्ध, मित्रता और किस तरह से परिवार, किस तरह से समाज को चलाया जाता है, कैसे समाज के अंदर किस तरह से मतलब गतिविधियां होती हैं, उन सभी की स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है महाभारत को पढ़ना। आपके कई सवालों का जवाब इस महाभारत में मिलता है। जो आजकल हम परेशानियों से जूझते हैं उन सभी परेशानियों का हल बहुत पहले हो चुका था, जिसे महाभारत के थ्रू समझाया गया है। और बढ़ते हैं आगे। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि 19वीं इतिहासकारों ने पहली बार ग्रंथों को कब समझा और किस तरह से उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला। इतिहासकारों ने पहली बार ग्रंथों को कब समझा और क्या निष्कर्ष निकाला। तो इसका आंसर है, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार ग्रंथों को समझा तथा पता लगाया। ग्रंथों में
ग्रंथों को व्यवहार में लाया जाता होगा, ये उन्होंने माना। बाद में विद्वानों ने पाली, संस्कृत तथा तमिल, पाली, प्राकृत तथा तमिल ग्रंथों का भी अध्ययन किया। इससे यह क्लियर हो गया कि उस समय संस्कृत सामान्य रूप से आधिकारिक भाषा उसे माना जाता था, मतलब संस्कृत को सबसे मेन भाषा माना जाता था। और बाकी पाली, प्राकृत, तमिल ये सभी ग्रंथों का भी उन्होंने अध्ययन किया। उस समय ये भी वल्लभ प्रचलन में लाए जाते थे। और बढ़ते हैं आगे। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ जाता है कि रिश्तेदार किसे कहते हैं, या फिर जाति समूह की संज्ञा, जाति समूह से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है जब एक ही परिवार के लोग भोजन और दूसरे संसाधनों का आपस में मिल बांट कर उपयोग करते हैं और अनुष्ठानों का संपादन भी एक ही साथ करते हैं, परिवार के एक बड़े समूह का भाग होते हैं, उन्हें रिश्तेदार कहलाते हैं, उन्हें रिश्तेदार कहा जाता है। तकनीकी भाषा में कहें तो हम उन्हें जाति समूह की संज्ञा देते हैं। मतलब जब एक ही परिवार के लोग सारे के सारे मिलकर सभी संसाधनों का मिलकर बांटते हैं, सारे यज्ञ अनुष्ठान सारे काम मिलकर करते हैं और वो सारे एक ही परिवार का भाग होते हैं, वो सभी रिश्तेदार कहलाते हैं। और टेक्निकल टर्म में बोले इसी को ही धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो इसे जाति समूह का नाम दिया जाता है। और बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ जाता है कि कुल या दल और वंश शब्द क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या अर्थ है। तो इसका आंसर है परिवार व बंधुता के लिए संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिवार तथा जाति का बंधु बांधवों के बड़े दल हेतु प्रयोग किया जाता है। कुल शब्द का प्रयोग परिवार तथा जाति का बंधु बांधवों के बड़े दल हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब जब भी जो भाई बहनों का, रिश्तेदारों का बहुत बड़ा दल होता है उसी को कुल कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज सम्मिलित एक ही वंश के समझे जाते हैं। मतलब उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पूर्वज होते हैं वो भी एक ही वंश के समझे जाते हैं। कहने का मतलब ये कुल उसे कहते हैं जब एक ही परिवार के अंदर जो जॉइंट फैमिली होती है और वो सारे मिल के रहते हैं, तो वो कुल की परिभाषा दी जाती है उन्हें। और धीरे धीरे यही दल बड़ा होता जाता है और जैसे जैसे लोग, जैसे एक पीढ़ी जाती है दूसरी पीढ़ी आती है, फिर दूसरी पीढ़ी जाएगी, तीसरी पीढ़ी आएगी, तो सभी एक वंश के वो समझे जाएंगे। और बढ़ते हैं आगे। महाभारत के जरिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, महाभारत के जरिए परिवार और बंधुता की क्या कहानी देखने को मिलती है। तो इसका आंसर है महाभारत इन्हीं परिवार व बंधुता की कहानी है। यह बांधवों के दो समूहों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए युद्ध का चित्रण करती है। दोनों ही समूह कुरु वंश से संबंधित थे जिनका एक जनपद पर राज था। मतलब महाभारत भी इसी परिवार बंधुता के बेस पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर दो दल थे जिसमें एक दल कौरव था और एक पांडव दल था। वो दोनों भूमि और सत्ता के लेकर किस तरह से लड़ाई होती है, किस तरह से युद्ध होता है, उसको महाभारत में एक्सप्लेन किया है बड़ी खूबसूरती से। ये कुरु वंश से संबंधित है जिनका एक जनपद, जो कुरु जो वंश था, कुरुक्षेत्र जिसे कहा जाता है, वहाँ पर इनका राज था, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आएगा, पितृवंशिकता और मातृवंशिकता में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है पितृवंशिकता से अभिप्राय पिता के पुत्र, फिर पौत्र और प्रपौत्र से चलने वाली परंपरा से होता है। और मातृवंशिकता की परंपरा, बच्चों मातृवंशिकता का अर्थ एक ऐसी परंपरा जहाँ पर वंश माँ की परंपरा के, माँ के नाम से जुड़कर चलती है, उसे मातृवंशिकता परंपरा कहते हैं। और पितृवंशिकता होती है जहाँ पिता का नाम चलता है, जैसे पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पौत्र, पौत्र के बाद प्रपौत्र, इस तरह से वंश को चलाया जाता है, तो इसे बोलते हैं पितृवंशिकता। महाभारत के समय कई चीज़ें देखने को मिली हैं और इसे हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से बन सकता है कि पितृवंशिकता की पद्धति को किस प्रकार से पालन किया जाता था। मतलब पितृवंशिकता को किस तरह से इस मेथड का लोग पालन करते थे। तो इसका आंसर अधिकांश शासक वंश लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पितृवंशिकता पद्धति का पालन करते थे। कभी कभी पुत्र न होने पर भाई राजगद्दी पर हक जमाने लगते थे, या कुछ हालातों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता संभालती थी, जो हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस हमने किया था। तो ये था पितृवंशिकता में, कि पितृवंशिकता में क्या पिता का पुत्र ही शासन चलाएगा। लेकिन कभी कभी पुत्र ना होने पर भाई राजगद्दी पर बैठ के हक जमाते थे। अगर ऐसा कंडीशन होती थी तो कई बार स्त्रियां भी संभालती थी। ये हमने कई मूवियों में भी देखा हुआ है
जैसे बाहुबली, और महाभारत में भी इसका एक उदाहरण है। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है कि इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता क्यों माना जाता था? तो इसका आंसर है, इंद्र को शौर्य, युद्ध व वर्षा का देवता माना जाता है। ऋग्वेद में 1000 ईस्वी पूर्व जो लिखा गया है, लगभग विवाह संस्करण में इनका आवाहन मंत्र द्वारा होता था। पिता, पति व पुत्र की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की जाती थी। याद रखना, इंद्र को सबसे बड़ा देवता माना गया है। और ऋग्वेद में 1000 ईस्वी पूर्व में लगभग कोई भी शुभ काम होता था तो वहां पर मंत्रों के द्वारा इनका आवाहन किया जाता था। और इसके अलावा भी इनका काफ़ी बहुत बड़ा महत्व है। और बढ़ते हैं आगे। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से आ सकता है, पितृवंशिकता की परंपरा को बनाए रखने के लिए पुत्र की बहुत महत्ता थी। मतलब पुत्र का बहुत बड़ा महत्व था। पुत्रियों को अलग दृष्टि से देखा जाता था। उनका पैतृक संसाधन में कोई हक नहीं था। अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही मूल कर्तव्य समझा जाता था। इसे बहिर्विवाह पद्धति से जाना जाता है। उचित वक्त पर उचित पुरुष से विवाह करना तथा कन्यादान को पिता का धार्मिक कर्तव्य, विवाह तथा कन्यादान करना पिता का धार्मिक कर्तव्य समझा जाता था। मतलब ये है कि पितृवंशिकता की परंपरा को बनाए रखने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन और इसका आंसर है जो आपके सामने। और बढ़ते आगे।